दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में इस समय मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने लेजर पढ़ रहे हैं इस समय। तो लेजर में हमने दो टाइप्स के लेजर देख चुके हैं, सॉलिड स्टेट लेजर और गैस लेजर। थर्ड हमारा है अर्धचालक लेजर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेमीकंडक्टर लेजर। तो आइए समझते हैं कि अर्धचालक लेजर या सेमीकंडक्टर लेजर क्या होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, वो थोड़ा सॉलिड स्टेट लेजर और गैस लेजर से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ये एक प्रकार का लेजर है जिसका क्रिया सिद्धांत लगभग एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप एलईडी घर में बल्ब जलाते हैं उसकी तरह होता है। लेकिन जो लाइट होती है, जो एलईडी होती है, वो आपका स्वतः उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जबकि आपका जो अर्धचालक लेजर होता है, ये आपका उद्दीप्त उत्सर्जन के आधार पे काम करता है। जैसा कि अगर इंग्लिश में हम जानना चाहें तो स्वतः उत्सर्जन को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और उद्दीप्त उत्सर्जन को क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो साधारण लाइट होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, स्वतः उत्सर्जन की क्रिया सिद्धांत पर काम करती हैं। जबकि हमारी जो लेजर लाइट उत्पन्न की जाती है, जो उत्पादन की जाती है, वो किस पे की जाती है, हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन के क्रिया सिद्धांत पर। और इसमें जो हमारा सक्रिय पदार्थ जो होता है वो अर्धचालक प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से इसको हम सेमीकंडक्टर लेजर कहते हैं। जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट में देखा था कि उसमें हमने क्या किया था, रूबी क्रिस्टल को यूज किया था। गैस लेजर में हमने देखा था कि हीलियम और नियान को यूज किया था। और यहाँ पे हमारा जो एक्टिव मटेरियल होगा, जो सक्रिय पदार्थ होगा, वो हमारा क्या होगा, सेमी कंडक्टर होता है। तो जैसा कि आगे हमें दिखना है इसका प्रिंसिपल, हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में हम जब क्या करते हैं कि जब पी एन संधि डायोड बनाते हैं, जब पी एन संधि डायोड बनाते हैं तो उसमें हमने पी एन संधि डायोड बना करके हम दो तरीके से वहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग का यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे हम क्या करते हैं, पी टाइप, जो हमारा पी टाइप होता है उसको हम पॉजिटिव से, एन टाइप को हम निगेटिव से, और वैसे ही रिवर्स बायसिंग में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो ये प्रक्रिया हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम कोई भी बायसिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होते हैं। जब हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल को जो उत्पन्न किया जाता है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। उस समय हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी को देना पड़ता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पुनः इनको रिकम्बाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल को जब क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, तो उस दौरान हमारी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अर्धचालक पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन और होल को उत्पन्न किया जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब इलेक्ट्रॉन और होल को रिकम्बाइन किया जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है दो प्रकार की हो सकती है। पहली हमारी क्या होती है कि ये एनर्जी जो आपकी होगी वो हीट एनर्जी हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर लेजर की बात कर रहे हैं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर लेजर चाहिए वो क्या होगा, हमारा लाइट होगा, प्रकाश होगा। हम वहाँ पे हीट एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे जो अर्धचालक होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। तो अब यहाँ पे जो जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस की अगर बात की जाती है, कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकम्बाइन होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी होती है हीट एनर्जी। और जबकि हमें लेजर लाइट उत्पन्न करने के लिए, लेजर लाइट इमिट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम जर्मेनियम सिलिकॉन की मदद से हम कोई भी लेजर लाइट को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि गैलीलियम और आर्सेनिक या फिर कैडमियम और सल्फाइड से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेजर लाइट को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि गैलियम और आर्सेनिक का जब यूज करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी होल और इलेक्ट्रॉन के रिकम्बाइंड से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी कैसी होती है, लाइट फॉर्म में होती है। तो ये यहाँ पे जो हम लेजर लाइट यूज करेंगे, लेजर लाइट उत्पन्न करेंगे, वो हम गैलियम और आर्सेनिक का यूज करके करते हैं। तो
इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारा जो गैलियम और आर्सेनिक होते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि लेजर लाइट को उत्पन्न कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर लेजर लाइट को उत्पन्न कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लेजिंग एलिमेंट बोलते हैं। इसमें हम गैलियम और आर्सेनिक को क्या बोलते हैं, लेजिंग एलिमेंट, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमारा क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर लेजर उत्पन्न किया जा सकता है। तो आइए अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, बनावट के बारे में बात करते हैं, कैसी होती है हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड बनाया है। तो पीएन संधि डायोड में हमने क्या किया है कि आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कि हमने क्या किया है कि कई सारे प्लेट लिए हुए हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के, तो उसको हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया है। हमने यहाँ फिर क्या किया, ऊपर के हिस्से को में हमने जो पी टाइप गैल्वेनियम और आर्सेनिक का हमने पी टाइप बनाया है, तो पी टाइप हमने क्या किया है कि जर्मेनियम को एज अ डोपिंग मटेरियल यूज किया है, क्योंकि शुद्ध जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें कंडक्टिविटी के गुण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसमें डोपिंग क्रिया करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पी टाइप में जर्मेनियम का और एन टाइप में टेलुनियम का हमने डोपिंग कर दिया है। डोपिंग करके इसका हमने क्या किया, पीएन संधि डायोड बना दिया है। तो अब पीएन संधि डायोड बनाने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग किए हैं। जैसा देख रहे हैं आप पी टाइप, यहाँ पे हमारा क्या है, ये पी टाइप है, तो पी टाइप को हमने क्या किया है, ये प्लस से जोड़ा हुआ है, और जो एन टाइप है इसको हमने क्या किया है, माइनस से जोड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब हम पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ते हैं, तो इस बायसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और बायसिंग हम करते क्यों हैं, बायसिंग की आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि बायसिंग करने से हमारा क्या होता है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, जनसंख्या व्युत्क्रमण है, उसको हम बनाए रखने के लिए बायसिंग का प्रयोग करते हैं। अब जनसंख्या व्युत्क्रमण, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती हैं, निम्न ऊर्जा स्तर के जो परमाणु होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर की अपेक्षा। लेकिन हमें क्या होता है कि प्रवर्धन के लिए, उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए हमें उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जनसंख्या व्युत्क्रमण करना पड़ता है, और जनसंख्या व्युत्क्रमण करने के लिए हमें एक क्रिया करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पंपिंग। तो यहाँ पे जो हम बायसिंग किए हुए हैं वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पंपिंग क्रिया कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो, जनसंख्या व्युत्क्रमण बनाए रखे, और इसी वजह से हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन हो पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको एक एक्सटर्नल सेल से जोड़ दिया है। पीएन संधि डायोड बना के हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल सेल से जोड़ दिया है, जिससे हम क्या करेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब और कैसे की गई। तो जैसा कि इसमें आपका लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला है वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, कि सन 1961 में प्रथम अर्धचालक लेजर गैलियम आर्सेनिक को डिफ्यूज करके पीएन जंक्शन डायोड के रूप में प्रयुक्त किया गया। कैसे, पीएन जंक्शन डायोड के रूप में हमने इसको प्रयुक्त किया था। तो पीएन संधि बनाने के लिए जो हमारा एक्सेप्टर होता है, स्वीकारक पदार्थ होता है, वो जर्मेनियम को पी टाइप में डोपिंग किया जाता है तथा टेलुनियम को एन टाइप में डोपिंग किया जाता है। तो डोपिंग करके ही हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे एलिमेंट की डोपिंग करते हैं जिसकी वजह से क्या हो, ये कंडक्टिविटी इसमें बढ़ जाए। उसके बाद इनको क्या करते हैं कि छोटी छोटी चिप्स में इस प्रकार से हम काटते हैं, और वो इस चिप्स, जो वे चिप्स क्या होते हैं, प्रकाशीय रूप से क्या होते हैं, फ्लैट हो। हम ऐसे इनको क्या करेंगे, हम डोपिंग करने के बाद इनकी प्लेटें तैयार करते हैं, और प्लेटें हमारी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, और उनको फिर क्या करते हैं, प्रकाशीय रूप से जो इस तरीके से होगी, फ्लैट हो, तथा उनके तल परस्पर कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, बिल्कुल क्या हो, एक दूसरे के वो समांतर हों। और समांतर होने के बाद इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनकी संधि से उनका जो तल हो वो कैसा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। जैसी संधि जब बने तो उसके तल से क्या हो, उसके सतह से क्या हो, लंबवत होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, संधि क्या हो, लंबवत हो। तो इसे ही, और सतह की परवक्ता बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अंदर जब उद्दीप्त उत्सर्जन होगा, तो उद्दीप्त उत्सर्जन होने के पश्चात अब क्या होगा कि हमारी जो रेज उत्पन्न होगी वो बाहर ना निकलने पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी परावर्तकता बढ़ाते हैं। और परावर्तकता बढ़ाने के लिए, सतह की परावर्तकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग भी कर देते हैं। अब वो कोटिंग हमारी किसी भी ऐसे एलिमेंट की होगी जो कि क्या हो, प्रकाश को, जो हमारा एचनी एनर्जी प्रोड्यूस हो, फोटॉन उत्सर्जित हो, वो बाहर ना निकलने पाए, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें कोटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए अर्धचालक लेजर में क्या होता है, हम ऑप्टिकल पंपिंग का भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम पंपिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारे मेथड होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, पंपिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंपिंग प्रक्रिया कैसे की है, ऑप्टिकल नहीं किया हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक मेथड यूज किया है। हमने बाहर एक्सटर्नल बैटरी जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन को उसमें प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे,
जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था में लाएंगे या भेजेंगे। ठीक है, अब आगे हम इसके देखते हैं प्रचालन कैसे होता है, ऑपरेशन क्या होता है इसमें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जब हमारे जो अर्धचालक होते हैं उसमें दो तरीके के हमारे पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है हमारा कंडक्टिव बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो अब संयोजी बैंड में हमारी क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा जो होती है इलेक्ट्रॉन की होती है। और तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे अब क्या करेंगे, जब ये कंडक्शन बैंड में जब ट्रांसफ़र होंगे, मतलब जब इनको हम बाहर से एनर्जी देंगे तो कंडक्शन बैंड में जब ये जाएँ कंडक्शन बैंड में जब ये जाएंगे तब ये क्या कहलाएंगे, उत्तेजित अवस्था में कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका संयोजी बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मतलब वो दूरी इतनी होती है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें तो वो क्या करेगा, संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चालन बैंड है ये हमारा, ये संयोजी बैंड है, दोनों के बीच में हमारा क्या है, एनर्जी जो गैप है वो उसको हमने शो किया है Eg से, और ये लगभग कितने के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम एक संयोजी बैंड से चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में अगर एक इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो हमें कितना एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इतना एनर्जी हम किसी भी परमाणु को या इलेक्ट्रॉन को दे दें तो क्या करेगा, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा। तो अब इसका प्रोसेस क्या है देख लीजिए। तो अब एक्चुअली होता क्या है कि सामान्य ताप पर कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन Eg से अधिक ऊष्मीय ऊर्जा अर्जित करके चालन बैंड में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सामान्य ताप पर भी क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड में, मतलब चालन बैंड में चले जाते हैं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब क्यों चला गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो गई। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा संयोजी बैंड में क्या हो जाएगा, एक कोटर बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और कंडक्शन बैंड में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। अब वहाँ पे किसकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोटर तैयार हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो यदि प्रकाश फोटान किसी ऊर्जा Eg से अधिक हो, हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी जो हमारी हो रही है, जो प्रकाश फोटान है और जिसकी ऊर्जा क्या है, Eg से अधिक है, मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो गैप है उससे अधिक अगर हम दे रहे हैं तो और इलेक्ट्रॉन परस्पर क्रिया करता है तो निम्न 2 प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब Eg 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक अगर एनर्जी हम दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमारे बन सकते हैं। तो पहला आप देखिए क्या होता है कि पहला कंडीशन ये बन सकता है कि संयोजी बैंड का 1 इलेक्ट्रॉन इस फोटान को अवशोषित कर ले, क्योंकि संयोजी बैंड में हमने बताया था क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। तो जैसे ही हम देंगे hν एनर्जी इसको जब देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इसको अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करने के बाद इसकी एनर्जी की लेवल बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ये उत्तेजित हो जाएगा, और उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, ये चालन बैंड में चला जाएगा। उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में पहुँच जाएगा, और संयोजी बैंड में क्या बन जाएगा, एक कोटर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब यहाँ पे इस दूसरी कंडीशन आप देख लीजिए। तो अब क्या है कि फोटान चालन बैंड में पहले से ही उत्सर्जित किसी इलेक्ट्रॉन को उद्दीप्त करे। अब फोटान क्या है, चालन बैंड में पहले से ही उत्सर्जित किसी इलेक्ट्रॉन को उद्दीप्त करे और संयोजी बैंड में गिरकर नए फोटान को उत्सर्जित करे तो उद्दीपक फोटान से कला संबद्ध हो। कहने का मतलब ये है कि फोटान, दूसरी कंडीशन ये है कि जो फोटान है आपका, हम जो बाहर से एनर्जी जो hν दे रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जो था संयोजी बैंड से उत्सर्जित अवशोषित होकर के hν एनर्जी लेकर के कहाँ पहुँच चुका था, कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में पहुँच चुका था। अब उस टाइम पे हमें क्या मिल रहा है, एक फोटान मिल रहा है। तो वो फोटान क्या कर रहा है, चालन बैंड में जो पहले से हमारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, अब उसको क्या करेगा, एनर्जी जब देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुरंत अपना क्या करेगा, उद्दीप्त उत्सर्जन के दौरान क्या करेगा, अब नीचे संयोजी बैंड की तरफ चले आएगा। जब इस दौरान जब वो संयोजी बैंड की तरफ आएगा तो क्या करेगा, hν एनर्जी का प्रकाश फोटान उत्पन्न करेगा, और वो प्रकाश फोटान जो होता है वो उद्दीप्त फोटान के कला संबद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले से कोई एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, चालन बैंड में पहुंच चुका था। अब उस टाइम पे क्या होगा, कोई फोटान एनर्जी आई, वहाँ पे उसको मिली, तो उसको मिलने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था वो पुनः वापस कहाँ, संयोजी बैंड की तरफ गति करेगा, और जब गति करेगा तो क्या करेगा, वो hν एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जब hν एनर्जी जब उत्सर्जित होगा तो वो उत्सर्जित जो उद्दीप्त उत्सर्जन जो हुआ तो वो एनर्जी और जो हमें मिली है, जो हमने इसको ट्रांसफ़र किया है hν एनर्जी, दोनों आपस में क्या होते हैं, कला संबंध होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं।
तो ये दो कंडीशन हमारे हो सकते हैं और दोनों को हमने क्या किया, एक फिगर से बनाया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि हमने क्या किया है कि Eg की बराबर h एनर्जी हमने क्या किया है, दिया है। तो संयोजी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हमारा चालन बैंड में। तो ये क्या है, पहली कंडीशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं हम, अवशोषण कंडीशन। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। ये क्या है आपका अवशोषण। और दूसरा हमारा क्या है, उत्सर्जन की कंडीशन है। तो उत्सर्जन की कंडीशन में हमारा क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या है कि चालन बैंड में हमारा एक इलेक्ट्रॉन पहले से है जो कि क्या है, उत्तेजित अवस्था में है। अब हमने क्या किया, इसको h एनर्जी दी। अब इसको हमने क्या किया, h एनर्जी दिया। तो h एनर्जी जैसे ही देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करके कहाँ आएगा, ये संयोजी बैंड की तरफ आएगा। और संयोजी बैंड की तरफ आएगा तो h एनर्जी इसके स्वतः नीचे आने की वजह से h प्रोड्यूस होगा और h एनर्जी हमने पहले से दिया था। तो ये दोनों जो प्रकाश फोटॉन होते हैं आपस में कैसे होंगे, कला संबद्ध होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका उद्दीप्त उत्सर्जन होता है। और जब उद्दीप्त उत्सर्जन हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कंडक्शन बैंड में गया उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए, वहाँ से हमने क्या किया, जब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था, संयोजन बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। अब ये एनर्जी कहाँ से हम देंगे कि लगातार ये उत्सर्जन हो पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो फॉरवर्ड बायसिंग की थी इसीलिए की थी कि यहाँ से क्या हो, फॉरवर्ड बायसिंग जब करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लगातार क्या हो जाएंगे, उत्तेजित होकर के चालन बैंड में चले जाएंगे। और जब चालन बैंड में जाएंगे तो फिर जैसे ही हमारा क्या होगा, h एनर्जी इसको मिलेगी तो चालन बैंड से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब पुनः संयोजी बैंड की तरफ गति करेगा तो वहाँ से हमारा क्या होगा, उद्दीप्त उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि ऊष्मीय संतुलन में उच्च ऊर्जावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, चालन बैंड, और में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न ऊर्जावस्था संयोजी बैंड की तुलना में कम होती है। अगर हम जनरली बात करें, हमने बायसिंग नहीं किया हुआ है, उस कंडीशन में अगर बात करें तो आपका क्या होता है, संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी जो जनसंख्या होती है वो आपके चालन बैंड से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब चालन बैंड यहाँ पे क्या है, आपका उच्चतम ऊर्जा स्तर है और संयोजी बैंड क्या है, आपका न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। मतलब उच्चतम ऊर्जा स्तर में जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो आपका न्यूनतम ऊर्जा स्तर से कम होती है। तो इस कारण से क्या होगा कि अतः अवशोषण की अपेक्षा उद्दीप्त उत्सर्जन बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उद्दीप्त उत्सर्जन होने की संभावना भी नहीं होगी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तेजित करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, उद्दीप्त उत्सर्जन हो सकता है। तो ये इसी वजह से क्या होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन हमारा बहुत ही कम होता है। लेकिन हम क्या करें, पंपिंग प्रक्रिया द्वारा, पंपिंग विधि द्वारा अगर हम क्या कर दें कि N2 का मान N1 से अधिक कर दें, कहने मतलब उच्च ऊर्जा स्तर की संख्या को हम क्या कर दें, निम्न ऊर्जा स्तर की संख्या से ज़्यादा कर दें, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या व्युत्क्रमण बोलते हैं। तो अगर इसमें हम क्या कर दें, जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति अगर प्राप्त कर लें, तो अगर एक बार हमारी जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति प्राप्त हो गई, इसका मतलब ये है कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे कंडीशन में है, उत्तेजित अवस्था में। अब जैसे ही h एनर्जी इनको मिलेगी, ये तुरंत क्या करेंगे, संयोजी बैंड की तरफ मूव करेंगे और तुरंत ही हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन होने लगेगा। अगर यही हमारा क्या प्रक्रिया अगर क्या करें, लगातार बार बार होता रहे, तो इस तरीके से क्या होगा, ढेर सारे हमारे क्या होंगे, उद्दीप्त उत्सर्जन होंगे और इनके जनसंख्या अधिक होने की वजह से इनकी इंटेंसिटी जो होगी, इनकी तीव्रता बहुत ही अधिक हो जाएगी। जब तीव्रता इनकी बहुत अधिक हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होंगे, ये आपस में कला संबद्ध होंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अर्धचालक लेजर किरण पुंज प्राप्त होता है। तो जैसा कि आएगा, उत्सर्जन के कारण फोटॉन की संख्या तेजी से बढ़ती है तथा अर्धचालक में प्रकाश का तीव्र कला संबद्ध किरण पुंज प्राप्त होता है। तो ये क्या था, हमारा सेमीकंडक्टर लेजर था। इनमें भी सारे गुण हमारे पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल कलर है, सेम डायरेक्शन में है, हाई कोहेरेंट है, कला संबंध है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी प्रक्रिया, लेजर लाइट प्राप्त करने की, किसके थ्रू, सेमीकंडक्टर के थ्रू। तो ये हमारा क्या था, आज का लेक्चर जो था सेमीकंडक्टर लेजर था, जिसको मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी दिक्कत होगी आप लोग एक बार से हमसे फिर संपर्क करके पूछ सकते हैं, हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और देखने के बाद इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।